यह एक ब्लैक अमेरिकन लड़के बर्नार्ड की असली कहानी है, जो बचपन में जूते पॉलिश करके अपना गुजारा करता था। छोटी उम्र में ही उसने यह ठान लिया था कि एक दिन वह बहुत अमीर इंसान बनेगा, लेकिन उस समय अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच गहरा भेदभाव था। इस वजह से न तो उन्हें बैंक से लोन मिलता था और न ही कोई अच्छा बिजनेस करने का मौका दिया जाता था। इसके बावजूद बर्नार्ड ने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करता रहा। ये कहानी है बर्नार्ड की। साल 1965 का समय होता है। बर्नार्ड वॉशिंगटन डीसी में रह रहा होता है। उसे पहले ही सावधान कर दिया जाता है कि कुछ प्रभावशाली लोग उससे नाराज हैं और उसे सबक सिखाना चाहते हैं। इसके बाद वह एक कमेटी के सामने गवाही देने के लिए खुद को तैयार करता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब समय होता है 1959 का, जब बर्नार्ड टेक्सास शहर में एक बैंक के बाहर बैठकर जूते पॉलिश किया करता था। वहां आने वाले लोग अक्सर पैसों के लेन देन और प्रॉपर्टी में निवेश की बातें करते थे। बर्नार्ड चुपचाप उनकी हर बात ध्यान से सुनता रहता था। जैसे ही ग्राहक वहां से जाते, वह तुरंत अपनी डायरी में उन सारी बातों को लिख लेता था। लेकिन उसका मन सिर्फ इतना सीखकर संतुष्ट नहीं होता था, वह और ज्यादा समझना चाहता था। इसी वजह से वह बैंक के अंदर चल रही मीटिंग्स की बातें सुनने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था। एक दिन एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। हालांकि बर्नार्ड वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। पुलिस वाला उसे धमकी देता है कि वह उसके पिता को इस बारे में बता देगा। उसी रात उसके पिता उससे डांटते हैं और समझाते हैं कि गोरे लोगों की जासूसी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। उस समय काले लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी सजा दी जाती थी, क्योंकि यह वह दौर था जब उनके साथ काफी अन्याय होता था। इसके बाद उसके पिता उसकी डायरी देखते हैं और यह मानते हैं कि बर्नार्ड बहुत तेज दिमाग का है, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी देते हैं कि गोरे लोग उसे कभी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर भी बर्नार्ड हार मानने वालों में से नहीं था। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह एक दिन बहुत अमीर आदमी बनकर रहेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 1964 की तरफ। बर्नार्ड अब बड़ा हो चुका होता है। उसकी शादी यूनिस से हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा भी है। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ उसके परिवार से मिलने जाता है। वहां उसकी पत्नी के अंकल उसे बताते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कंपनी है जो काले लोगों को नौकरी दे रही है और यह उसके लिए अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन बर्नार्ड इस ऑफर को ठुकरा देता है। वह साफ कहता है कि वह नौकरी नहीं करना चाहता, बल्कि प्रॉपर्टी के बिजनेस के जरिए पैसा कमाना चाहता है। असल में उसका सपना है कि वह खुद की इमारत खरीदे और किराए से कमाई करे। इस समय उसका परिवार एक छोटे से कमरे में रह रहा होता है, जो उसकी पत्नी के अंकल का ही होता है। इसी वजह से अंकल को गुस्सा आ जाता है और वह बर्नार्ड पर ताना मारते हैं कि वह कोई काम नहीं कर रहा। रात के खाने के बाद उसकी पत्नी अपने अंकल को समझाती है कि बर्नार्ड बहुत होशियार है और जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा होता है। इसके बाद वह बर्नार्ड के पास जाती है और बर्नार्ड उससे वादा करता है कि वह जल्दी ही उसे इस जगह से निकालकर एक बड़े और अच्छे घर में ले जाएगा। अगले दिन बर्नार्ड अपनी पत्नी के कजिन टोनी को अपने साथ काम पर ले जाता है। टोनी का दोस्त मैट बर्नार्ड की कार देखकर उसकी तारीफ करता है और उसे लगता है कि वह कोई अमीर आदमी है। इस पर टोनी मजाक में कह देता है कि बर्नार्ड कई इमारतों का मालिक है। कुछ समय बाद बर्नार्ड एक ऐसे इलाके में जाता है जहां ज्यादातर गोरे लोग रहते हैं। वह वहां की कई इमारतों को ध्यान से देखता है, उनकी हालत और कीमत का अंदाजा लगाता है। इसी दौरान उसे एक इमारत पसंद आ जाती है। वह घर लौटकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसे एक बेहतरीन बिल्डिंग मिल गई है, लेकिन समस्या यह है कि उसे खरीदने के बाद उसके पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं बचेंगे, इसलिए उसे एक पार्टनर की जरूरत होगी। उसकी पत्नी उसे जो से मिलवाने के लिए ले जाती है, जिसके यहाँ वह शादी से पहले काम करती थी। जब बर्नार्ड जो से मिलता है तो उसे महसूस होता है कि वह अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है। वह हर बात को मजाक में लेता है। इसी वजह से बर्नार्ड तय करता है कि वह उसके साथ काम नहीं करेगा। वह अपना बिजनेस आइडिया बताए बिना ही वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, वे देखते हैं कि शहर का गवर्नर खुद जो से मिलने आ रहा है, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। यह एक बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी बर्नार्ड को यह प्रभावित करने के लिए काफी नहीं होता। कुछ समय बाद बर्नार्ड उस इमारत के मालिक पैट्रिक से मिलता है, जिसे वह खरीदना चाहता है। वह उससे कहता है कि वह उस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है, लेकिन उसे मरम्मत
मरम्मत के लिए $10,000 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वह उससे उधार देने की बात करता है। पैट्रिक कुछ हिसाब किताब का बहाना बनाकर मना कर देता है, लेकिन उसके कैलकुलेशन में गलती होती है जिसे बर्नार्ड तुरंत ठीक कर देता है। इससे पैट्रिक काफी प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी वह उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। जाने से पहले बर्नार्ड की नजर एक कैलेंडर पर पड़ती है जो मिड सिटी बैंक के रीड की तरफ से भेजा गया होता है। इसके बाद बर्नार्ड सीधे उस बैंक में जाता है और रीड के बारे में पूछता है। क्लर्क उसे कहती है कि रीड वहां नहीं है, जबकि बर्नार्ड साफ देख सकता है कि वह अंदर मौजूद है। इससे उसे समझ आ जाता है कि उसके रंग की वजह से उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। यही सोचकर वह फैसला करता है कि वह बैंक के बाहर ही उसका इंतजार करेगा। आखिरकार कुछ समय बाद रीड बैंक से बाहर निकलता है। बर्नार्ड तुरंत उसके पास जाता है और उसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताता है जिससे उसे और पैट्रिक दोनों को फायदा हो सकता है। हालांकि वह पैट्रिक का नाम बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह घर लौट आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे लोन नहीं मिला, जिससे वह थोड़ा निराश हो जाता है। तभी उसे पैट्रिक का फोन आता है। पैट्रिक को पता चल चुका होता है कि बर्नार्ड ने रीड से बात करते समय उसका नाम लिया था। वह उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसने जो किया वह सही था। बर्नार्ड बिना झिझक जवाब देता है। उसकी साफगोई पैट्रिक को पसंद आती है, क्योंकि वह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो नियमों से हटकर सोचते हैं। इसी वजह से वह कहता है कि बर्नार्ड अगले दिन बैंक जाकर लोन ले सकता है और वह खुद उसका गारंटर बनेगा। यह सुनकर बर्नार्ड बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्लब जाता है। वहीं पर अचानक जो भी आ जाता है और बर्नार्ड को छेड़ने लगता है, जिससे बर्नार्ड उसे और भी कम पसंद करने लगता है। अगले दिन बर्नार्ड और टोनी मिलकर उस बिल्डिंग की मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। तभी वहां पहले से रह रही एक गोरी महिला उन्हें देखकर आपत्ति जताती है। वह नहीं चाहती कि कोई ब्लैक व्यक्ति उस इलाके में काम करे या रहे। बर्नार्ड उसे समझाता है कि अब वह इस बिल्डिंग का मालिक है, लेकिन वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। थोड़ी देर बाद मैट वहां मदद के लिए आता है। बर्नार्ड उससे पूछता है कि क्या वह एक ब्लैक आदमी के लिए काम करने में सहज है। दरअसल उस समय ऐसा बहुत कम होता था कि कोई गोरा व्यक्ति किसी काले आदमी के लिए काम करे, लेकिन मैट कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। अब तीनों मिलकर पूरे दिन मरम्मत का काम करते हैं। कुछ ही समय में 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। उन्हें उस गोरी महिला ने शिकायत करके बुलाया होता है। बर्नार्ड उन्हें सारे कागजात दिखाता है, जिससे साबित होता है कि वह इस इमारत का असली मालिक है। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। मरम्मत पूरी होने के बाद बर्नार्ड उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहने लगता है। वह गोरी महिला वहां से घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह किसी ब्लैक व्यक्ति के पड़ोस में नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे उस बिल्डिंग में और भी ब्लैक लोग रहने आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में पूरी बिल्डिंग भर जाती है। यह देखकर पैट्रिक काफी प्रभावित होता है और बर्नार्ड को अपना बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर देता है। वह कहता है कि बर्नार्ड प्रॉपर्टी चुनेगा और वह खुद बिजनेस का चेहरा बनेगा, ताकि भेदभाव से बचा जा सके। दोनों हाथ मिलाते हैं और बराबरी के हिस्से में पार्टनर बन जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों मिलकर कई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है। मैट और टोनी मरम्मत का काम संभालते हैं, जबकि बर्नार्ड की पत्नी इंटीरियर और सजावट का ध्यान रखती है। एक दिन बर्नार्ड अपनी पत्नी से एक घर के बारे में बात करता है जो बहुत ही शानदार होता है। वह उसे बताता है कि यह उनका नया घर है। असल में वह अपने परिवार के लिए वह घर खरीद चुका होता है। कुछ समय बाद पैट्रिक अपने बिस्तर पर मृत पाया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद उसकी पत्नी बर्नार्ड से कहती है कि वह बिजनेस खत्म करना चाहती है और उसे सिर्फ 25% हिस्सा देने की बात करती है। बर्नार्ड उसे रोकता है और कहता है कि उसका हिस्सा 50% होना चाहिए, लेकिन उसका नाम किसी भी आधिकारिक कागज में नहीं होता। इस वजह से वह मजबूर हो जाता है, या तो कम हिस्सा ले या कुछ भी नहीं। एक वकील उसे सलाह देता है कि अगर उसे अपनी हिस्सेदारी साबित करनी है तो उसे किसी गवाह की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बर्नार्ड फिर से रीड से मिलने बैंक जाता है, लेकिन इस बार भी उसे मिलने से मना कर दिया जाता है। जब वह बाहर निकल रहा होता है तब उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि बैंक को एक बड़ी जगह की जरूरत है और जल्द ही वह अपनी मौजूदा जगह खाली करने वाला है। यहीं से उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अपने इसी नए आइडिया के साथ बर्नार्ड सीधे जो के पास जाता है और उसे बताता है कि वे उस बैंक वाली बिल्डिंग को खरीद सकते हैं।
उसका प्लान यह होता है कि अगर उनके पास खुद बैंक की प्रॉपर्टी होगी तो कोई भी बैंक उन्हें लोन देने से मना नहीं कर पाएगा। इस तरह वे आसानी से और ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। जो को यह आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन उसे यह शक होता है कि कोई भी गोरा व्यक्ति किसी ब्लैक आदमी को बैंक की बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी वजह से वे मैट को बिजनेस का चेहरा बनाने का फैसला करते हैं। मैट शुरुआत में हिचकिचाता है क्योंकि उसे इस काम का कोई अनुभव नहीं होता। वह वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसी बारे में सोचता रहता है। तभी एक वेट्रेस उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। मैट उसे बताता है कि उसे रियल एस्टेट में एक बड़ा मौका मिला है। यह सुनकर वेट्रेस प्रभावित हो जाती है और यहीं से मैट का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके बाद वह बर्नार्ड और जो के पास वापस आता है और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वे मैट की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसे सिखाया जाता है कि अमीर लोगों की तरह कैसे दिखना है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। यहाँ तक कि उसे गोल्फ खेलना भी सिखाया जाता है ताकि वह बड़े लोगों के बीच फिट हो सके। कुछ ही समय बाद वे एक बैंकर डोनाल्ड से मिलते हैं जो उन्हें 2 मिलियन का लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नार्ड उसे भरोसा दिलाता है कि वे बिल्डिंग को कम कीमत में खरीद लेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। इसके बाद बर्नार्ड मैट को जरूरी हिसाब किताब भी सिखाता है। शुरुआत में मैट को गणित में दिक्कत होती है, लेकिन वह लगातार मेहनत करता है। धीरे धीरे वह सब कुछ सीख जाता है और अपने गोल्फ स्किल्स और कैलकुलेशन से सबको प्रभावित करने लगता है। अब वह पूरी तरह तैयार हो जाता है। अगला कदम होता है उस बिल्डिंग के मालिक चार्ल्स से मिलना। चार्ल्स एक खास क्लब में गोल्फ खेलता है, जो किसी तरह जुगाड़ करके मैट को वहां मेहमान के रूप में ले जाता है और खुद उसका ड्राइवर बनकर जाता है ताकि मैट ज्यादा अमीर लगे। मैट अपने गोल्फ गेम से सभी को प्रभावित कर देता है और चार्ल्स के साथ मीटिंग तय कर लेता है। इसके बाद एक हफ्ते तक जो और बर्नार्ड उसे पूरी तैयारी करवाते हैं। जब मीटिंग का दिन आता है तो मैट हर सवाल का आत्मविश्वास से जवाब देता है। उसने सारे आंकड़े याद कर लिए होते हैं और ऐसा दिखाता है जैसे वह वहीं पर कैलकुलेशन कर रहा हो। आखिरकार चार्ल्स बिल्डिंग बेचने के लिए मान जाता है। इसके बाद तीनों मिलकर जश्न मनाते हैं और अपना ऑफिस सेटअप करते हैं। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है। उन्हें जितना लोन चाहिए होता है उतना मिल जाता है। वे अच्छे इलाकों में कई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। मैट भी अब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है और उसी वेट्रेस से शादी कर लेता है। कुछ ही समय में वे राज्य के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में शामिल हो जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का मौका भी मिलता है। कुछ साल बाद 1966 में बर्नार्ड अपने परिवार के साथ टेक्सास लौटता है। उसके पिता उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं। अगले दिन वह अपने बेटे के साथ घूमने निकलता है और उसे दिखाता है कि वहाँ काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग पानी के फव्वारे हैं। यह देखकर वह अपने अतीत को याद करता है। वह उसी जगह जाता है जहां वह बचपन में जूते पॉलिश करता था, लेकिन अब वहां के लड़के उसके जूते पॉलिश करने से मना कर देते हैं क्योंकि वह ब्लैक है। फिर वह उसी बैंक को देखता है जहां से उसने सब कुछ सीखा था और यहीं से उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह लॉस एंजेलिस लौटकर जो को बताता है कि वह टेक्सास का बैंक खरीदना चाहता है। जो उसे समझाता है कि बैंक चलाना आसान नहीं है और लोग एक ब्लैक मालिक को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बर्नार्ड कहता है कि वे फिर से मैट को सामने लाएंगे। दरअसल उसका मकसद होता है उन ब्लैक लोगों की मदद करना जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता। आखिरकार वे डोनाल्ड की मदद से वह बैंक खरीद लेते हैं। पुराने मालिक और उसका बेटा रॉबर्ट अभी भी 20% हिस्सेदारी रखते हैं। बर्नार्ड गुप्त रूप से ब्लैक लोगों को लोन देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद रॉबर्ट को शक हो जाता है। वह मैट का पीछा करता है और उसकी बर्नार्ड के साथ तस्वीर ले लेता है। इसके बाद जांच शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ने लगते हैं। मैट एक नया प्लान देता है, एक छोटा बैंक खरीदने का, ताकि लोन को बांटकर छिपाया जा सके, लेकिन इसके बदले वह पार्टनर बनने की शर्त रखता है। मजबूरी में बर्नार्ड और जो मान जाते हैं, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकलने लगती हैं। जांच में गड़बड़ी सामने आ जाती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आखिरकार उन पर फ्रॉड का केस बन जाता है और एफबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में मैट उनके खिलाफ गवाही देता है, जबकि बर्नार्ड सच बोलना चुनता है। वह बताता है कि इस देश में बराबरी सिर्फ दिखावे की बात है। अंत में उन्हें सजा होती है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैट ने उनकी भलाई के लिए ही ऐसा किया था ताकि उन्हें ज्यादा सजा न मिले। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर यह होता
होता है कि 1968 में फेयर हाउसिंग एक्ट लागू किया जाता है, जिससे नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया जाता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हार कर भी एक बड़ी जीत हासिल की। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।